जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अहलुवालिया जी, असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सर्बानंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता और यहां के लोकप्रिय सांसद श्रीमान कमिंदर जी, विजया चक्रवर्ती जी, राजेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, जितने लोग इस मैदान में हैं, उससे भी ज्यादा लोग मैदान के बाहर हैं। भाइयों बहनों, मैंने बहुत वर्षों तक आसाम में काम किया था। संगठन के काम के लिए यहां के जिलों में भ्रमण करने का मुझे सौभाग्य मिला था। संगठन की छोटी मोटी बैठकों से लेकर के आम सभाओं तक मेरा संबंध आया था, लेकिन आसाम के जीवन में मैंने ऐसी आंधी कभी नहीं देखी जो आज देखा। और लगता तो ऐसा है आज जो आंधी दिख रही है, चुनाव आते आते सुनामी में बदल जाएगी। और तब किसी कोने में भी कांग्रेस नजर नहीं आएगी। ये 2014 का चुनाव कांग्रेस के अंतकाल का आरंभ समझ लीजिए। इस चुनाव में तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन इस चुनाव के बाद पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। भाइयों बहनों, आज जब मैं बारात बेली में सिलचर में आपके बीच आया हूं, तब वीर त्रिकेंद्र जी की इस धरती को प्रणाम करता हूं। आज इस धरती पर उल्लासगौर दत्त, महान शहीद अरुणचंद जी, ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने भारत मां को अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपनी जवानी आहूत कर दी थी, ऐसे त्यागी तपस्वियों की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, इस बार माता कामाख्या की आशीर्वाद सिर्फ आसाम को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को मिलने वाला है। और मां कामाख्या के आशीर्वाद से हिंदुस्तान के हर नागरिक की कामना पूर्ण होने वाली है, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये आसाम की दुर्दशा क्यों? आसाम के पास क्या नहीं? इतनी प्राकृतिक संपदा है, इतने जल के भंडार है, इतनी खनिज संपदा है, पेट्रोलियम और गैस के भंडार भरे पड़े हैं,
फिर भी मेरा आसाम करीब है। किसने लूट लिया मेरे आसाम को? किसने बर्बाद कर दिया मेरे आसाम को? ये आसाम को बर्बाद करने की छूट किसने दी? भाइयों बहनों, असम के बगल में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। भाइयों बहनों, यहां सरकारें ऐसी आई है कि बांग्लादेशियों के कारण पूरा आसाम परेशान है और मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको ये बांग्लादेशियों से परेशानी झेलनी है कि आसाम का भविष्य तय करना है। अगर आप आसाम का भविष्य तय करना चाहते हो तो भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। दिल्ली में सरकार बनते ही यहाँ के आपके डिटेंशन कैंप मैं खत्म न कर दूं तो मुझे कहना। भाई बहनों, भाइयों बहनों, मैं सब यहां आए हुए भाइयों बहनों को आज वचन देता हूं, जिस अर्जुन नमस्सूत्र ने बलिदान दिया है, अपने हकों के लिए आत्मदाह किया था 1 साल पहले, अर्जुन नमस्सूत्र उसने बलिदान दिया। क्या उसका बलिदान बेकार जाने देंगे? क्या अर्जुन का बलिदान बेकार जाने देंगे? भाइयों बहनों, हम सब अर्जुन का स्मरण करें और जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई असम की सरकार ने डिटेंशन कैंप के नाम पर मानव अधिकारों का हनन किया। अर्जुन जैसे व्यक्तियों को हक के लिए लड़ना पड़ा, जीना मुश्किल कर दिया। अब तब जाकर के अर्जुन ने बलिदान दे दिया। अर्जुन खुद के लिए नहीं मरा है, डिटेंशन कैंप में बैठे हुए लाखों लोगों के अधिकार के लिए मरा। भाइयों बहनों, यहाँ पर डी वोटर का तूफान चल रहा है। जहां कांग्रेस को लगे कि चुनाव हार जाएंगे, डी वोटर का सट्टा लगा। उसके मताधिकार को छीन लो। मैं भारत के इलेक्शन कमीशन से आग्रह करता हूं, निष्पक्ष और न्यायी चुनाव के लिए ये राजनीतिक कारणों से
जी वोटर का थप्पा लगाया गया है। इस चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन इस थप्पे को हटाए, उनको वोट का अधिकार दें। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं उनको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलो ना, भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भाइयों बहनों, बांग्लादेश से दो प्रकार के लोग आए हैं। एक लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आए हैं, कुछ लोगों की राजनीतिक डिजाइन को पार पूरा करने के लिए आए हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश में जीना मुश्किल कर दिया गया है। उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है। उनकी बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है बांग्लादेश में रहने वाले उन परिवारों का जिनकी जवान बेटियों पर बलात्कार किए जाते हैं, जिनके घर जमीन लूट ली जाती है, वहां से उसे खदेड़ दिया जाता है। जो कल तक हमारा था वहां से उसको खदेड़ दिया गया है। उस हिंदू जाएगा तो कहां जाएगा? फीजी में अगर हिंदुओं पर जुल्म होता है तो फीजी का हिंदू कहां जाएगा? कहां जाएगा? हिंदुस्तान में आएगा कि नहीं आएगा? कहां जाएगा? मॉरिशस में अगर हिंदुओं पर जुल्म होगा, हिंदू कहां जाएगा? अमेरिका में हिंदुओं पर जुल्म होगा, हिंदू कहां जाएगा? दुनिया के किसी भी देश में किसी भी रंग का पासपोर्ट क्यों न हो, लेकिन अगर दुनिया के किसी देश में हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा तो उसके लिए तो एक ही जगह बची है, वो वहीं चला आएगा। क्या भाइयों बहनों, क्या हमारी सरकार उन पर भी वैसा ही जुल्म करेगी जैसे विदेशों में उन पर जुल्म हो रहा है? क्या हम भी वैसा ही जुल्म करेंगे जैसा बांग्लादेश में हो रहा है? ये हम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान से भी लोग गुजरात में आए हैं। जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? वो आए तो थे राजस्थान और गुजरात में, लेकिन अटल जी ने क्या किया? जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू थे उनके लिए योजना बनाई, और सारा बोझ अकेले गुजरात पर भी नहीं आया, अकेले राजस्थान पर भी नहीं आया, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोने में थोड़े 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 लोगों को बसा दिया। भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया है, इनका बोझ अकेला आसाम उठाए, वो तो आसाम के साथ अन्याय होगा। पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों ने 500 यहां रहे, 1000 उधर रहे, कोई तमिलनाडु जाए, कोई केरल जाए, कोई गुजरात जाए, कोई राजस्थान जाए, उनको रोजी रोटी मिले, रहने के लिए जगह मिल जाए, उनके बच्चों को पढ़ने की शिक्षा रक्षा मिल जाए, वो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर लेंगे। आसाम की समस्या का भी हल हो जाएगा, और बांग्लादेश में मुसीबतें झेल रहे
उन नागरिकों का भी समाधान हो जाएगा। और जो घुसपैठिए हैं, वो राजनीतिक मकसद से आए हैं, उन्हें तो वापिस वहीं भेजना होगा जहां से वो आए। भाइयों बहनों, ये आपके अधिकार को छीन लिया जा रहा है। आसाम का नौजवान बेरोजगार और बाहर से आए हुए लोग रोजी रोटी कमाना शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, आसाम के साथ अन्याय है कि नहीं है? यह अन्याय जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आपको न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली में सरकार बना दीजिए, न्याय मिलने की शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, करीब 150 साल हो गए यहां चाय बागान का काम विकसित हुआ। 150 साल हुए हो गए। आसाम के अंदर चाय बागानों में अपनी जिंदगी खपा दी। 4 4 5 5 पीढ़ी चाय बागानों में काम करती रही। चाहिए, उनको सम्मान भरी जिंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, चाहे सरकार आसाम की हो, चाहे दिल्ली की हो, दादा এখন কিছুটা ঠিক হয়েছে নাকি? जिस चाय से हिंदुस्तान को
ब्रह्मपुत्र के मंदिरों को मिलता है वो बराक के मंदिरों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, बराक भी हमारी मां है, ब्रह्मपुत्रा भी, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं चाहिए। ये कांग्रेस झगड़े कराती है, इस झगड़ों से मुक्ति पाना हमारा काम है। और एक क्यों कर रहे हैं? इसके कारण क्या हुआ है? আরেকটু পাঠানো যাবে भाइयों बहनों, হবে
इतना खर्चा कर करके इंटरव्यू के लिए भागना। आज तो जमाना बदल गया है। क्या नौकरी के लिए ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकती? हमारा नॉर्थ ईस्ट का बच्चा अपने ही गांव से ऑनलाइन एग्जाम दे दे और उसी एग्जाम के आधार पर उसको बुलाया जाए, खर्चे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये इनको सोचना ही नहीं, ये इनको सोचना ही नहीं है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहता हूं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार, इन्हें हिंदुस्तान क्या है कैसा है कुछ पता ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके आसाम के एमपी है ना? जरा बोलो तो, आसाम के एमपी है ना? भाइयों बहनों, मैं तो यहां का एमपी भी नहीं हूं, मैं यहां का कभी एमएलए भी नहीं था, लेकिन मैंने असम के जितने जिले देखे हैं, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां मैंने रात न गुजारी हो। इतना मैं असम की गलियों में घुमा हूं। आपके दुख दर्द तो मैं जानता हूं। आपको मुख्यमंत्री को यह भी पता नहीं है कि मोदी जी कभी आसाम में रहते थे, काम करते थे, पता ही नहीं है उनको। वैसे बहुत सी चीजों का उनको मालूम नहीं होता। आपके यहां बाढ़ आई, 2012 में आई थी शायद, भयंकर बाढ़, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब आपके मुख्यमंत्री कहां थे भाई? याद है? आप लोग भूल जाते हो। 2012 में जब असम में भयंकर बाढ़ आई, तब आपके मुख्यमंत्री अमेरिका में घूम रहे थे, फिर जापान गए, और जब पत्रकारों ने उनको घेर लिया और पत्रकारों ने पूछा कि बाढ़ में लोग मारे जा रहे थे, मुख्यमंत्री जी आप कहां थे? तो कहते हैं मैं फ्लड मैनेजमेंट को देखने के लिए अमेरिका गया। यहां फ्लड आया तो मैनेजमेंट देखने वहां गए। क्या भाइयों बहनों, ऐसे लोगों के भरोसे आपका भविष्य बन सकता है? बन सकता है? कब तक झेलोगे इन लोगों को? भाइयों बहनों, आज मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि मेरे असम के भाइयों बहनों, समय की मांग है। आज नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी परिवार में गंभीर बीमारी आ जाए तो उसको अस्पताल नहीं मिल रहा है, अच्छी सुविधा नहीं। आजादी के इतने सालों के बाद मरीज को कोई अच्छी
हमारी तरफ तो काम हो गया, इधर लटका पड़ा है। कौन जिम्मेवार? जरा बोलो तो, जरा गुस्सा तो निकालो। कौन जिम्मेवार? ये सड़क कौन नहीं बनने देता? ये आपके विकास में कौन आगे आ रहा है? क्या कोई सरकार ऐसी होती है क्या? बना बनाया काम अगर सौराष्ट्र से सिलचर तक, पूरब से पश्चिम ये महासड़क बन जाती तो भाइयों बहनों, वो सिर्फ तार रोड नहीं होता, वो सिर्फ डामर की सड़क नहीं होती, वो विकास का राजमार्ग बन जाता, विकास का राजमार्ग। मुझे बताइए, आपके रेलवे की समस्या का समाधान की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? गेज कन्वर्जन का काम की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छे अच्छे रेल मिनिस्टर आए कि नहीं आए? आपके किसी पूर्व इलाके के रेल मंत्री आए कि नहीं आए? जरा उनको पूछो तो क्यों नहीं किया? पूछो जरा उनको। दिल्ली सरकार ने भी नहीं किया और इन क्षेत्रों से आए हुए रेल मंत्रियों ने नहीं किया और यहीं से चुन करके गए हुए प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। भाइयों बहनों, जिन बातों को सबने माना है, स्वीकारा है, घोषणाएं हुई हैं, जिसके नाम पर आपने वोट मांग लिए हैं, लेकिन आप उनके विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। भाइयों बहनों, अब देश इंतजार नहीं कर सकता है, नौजवान इंतजार नहीं कर सकता है। गरीब महंगाई से मर रहा है, नौजवान बेरोजगारी के कारण परेशान है, बूढ़े मां बाप को दवाई तक उपलब्ध नहीं है, बच्चों को शिक्षा की चिंता है, माता बहनों को सम्मान की चिंता है, सुरक्षा की चिंता है। ऐसा तो हमने देश नहीं सोचा था। अभी हमारे आलूवालिया जी शहीदों के गीत गा रहे थे। भाइयों बहनों, ये 17 साल की उम्र में फांसी के तख्त पर क्यों चढ़े थे? क्या हमारे देश की, भारत मां की दुर्दशा देखने के लिए? भाइयों बहनों, वक्त बहुत हो चुका है और मैं कहता हूं भाइयों, 60 साल तक उन्होंने बर्बादी की है, 60 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान को गड्ढे में डाल दिया है। लेकिन मैं अनुभव से कहता हूं भाई, उनके 60 साल मेरे 60 महीने। 60 साल तक आपने नुकसान झेला है ना? बोलो ना। 60 साल तक बर्बादी झेली है ना? सब तबाह कर चुके हैं ना? तो मेरी बात मानने में क्या जाता है? 60 महीने के लिए मौका दो ना। भाइयों भाइयों, मैं सीधी जिम्मेवारी लेने के लिए आया हूं। मैं जिम्मेवारियों से भागने वाला इंसान नहीं हूं, मैं जिम्मेवारियों को उठाने वाला इंसान हूं और इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझ पर जिम्मेवारी दीजिए। 60 साल में जो नहीं हुआ, जो 60 साल में आपके सपने अधूरे रह गए, वो आपके सपने मेरे सपने हो जाएंगे। 60 महीने में मैं आपको करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, हमारी बारात भेजी, उसके कल्याण के लिए बांग्ला भाषी लोगों ने भी बलिदान दिए। उन्होंने भी पीछे नहीं रहे। अगर
असम का नागरिक मरने के लिए तैयार था तो बंगला भाषी भी मरने के लिए तैयार था। ऐसे वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे लगता है हमारा हिंदुस्तान खेल कूद में पीछे रह जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में ओलंपिक में हम कुछ नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, मैंने इस इलाके में बहुत भ्रमण किया। यहां के नौजवानों की ताकत को जानता हूं। जब करगिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो मैंने देखा है नागालैंड के नौजवानों ने क्या पराक्रम करके दिखाया। भाइयों बहनों, खेल कूद के जगत में पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की ताकत ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों में है। क्या यहां पर नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने तो विश्व स्तर के खिलाड़ी हमें मिलेंगे ना मिले, दुनिया में नाम रोशन हो या ना हो, भारत का गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन इनको ये सूझता ही नहीं है। जो चीज मुझे दिखाई देती है उनको 60 साल तक नहीं दिखाई देगा। क्यों? मैं धरती से जुड़ा हूं, मैं जन जन को मिला हूं, मैंने आपका भूतकाल भी जानता हूं, आपके भविष्य के सपनों भी जानता हूं, और इसलिए भाइयों बहनों अपना जीवन आपके लिए खपा सकता हूं। भाइयों बहनों, आसाम इस बार एक नया इतिहास बना दे। आसाम की धरती पर अब कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। और इसी पार्लियामेंट के चुनाव से शुरू कीजिए। मैं आपके साथ खड़ा रह करके आपके सपनों को साकार करने का इरादा रखता हूं। आप मुझ पर भरोसा करके देखिए। भाइयों बहनों, मेरे साथ बोलिए, जय हाय असम। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो, जय हाय